अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज मोहिउद्दीन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। पार्ट 4। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा है तो आप जाके पार्ट 3 भी पहले देख सकते हैं, उसके बाद ही इसे कंटिन्यू करिए। पार्ट 3 के बाद पार्ट 4 कंटिन्यूशन है। इस पार्ट 4 में हम पढ़ने वाले हैं एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन एंगल ऑफ डिविएशन के बारे में। ये एंगल ऑफ डिविएशन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है। और एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता 4 चीज़ों के ऊपर। डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स। द फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। थर्ड है वेवलेंथ वेवलेंथ ऑफ लाइट। और फोर्थ है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। एंगल ऑफ डिविएशन जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं डी से, डिपेंड करता इन 4 पॉइंट्स पे। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस, नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, थर्ड है वेवलेंथ ऑफ लाइट और फोर्थ है एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। ओके, हम एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस के बारे में कि क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वाई एक्सिस और ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ एक्स एक्सिस। ये होगा इस तरफ एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन के वैल्यूज, और ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ डिविएशन और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है एक्चुअल में यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस में? एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंक्रीज करने से, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इंक्रीज करने से एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस। मतलब एक ऐसा आपको एक कर्व दिखाई देता, ऐसा कर्व दिखाई देता आपको। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो एंगल ऑफ डिविएशन है डिक्रीजेस अंटिल टू रीच द मिनिमम एंगल। मिनिमम एंगल तक यहां तक पहुंच जाता, मिनिमम तक पहुंच जाता। एंगल ऑफ डिविएशन, जो एंगल ऑफ डिविएशन है, इंक्रीज अलोंग विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर एंगल ऑफ डिविएशन जो है इंक्रीज अलोंग विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ डिविएशन फिर इंक्रीज होता किसके साथ में? एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में। तो अपन ऐसा एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे। ये है वो पैराबोला जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बढ़ने से एंगल ऑफ डिविएशन में दिखाई देता। अपने को एक पैराबोला बनता है, इन दोनों का ग्राफ बना, भाई पैराबोला बना। और हम ये जो एंगल ऑफ डिविएशन है उसको अपन डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल डी से। और ये यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करे, एक लाइन ड्रॉ करे इस कर्व की, इस पैराबोला के लिए। तो ये क्या है? यहाँ पे एक टैंजेंट बना, ठीक है। और ऐसी वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे। ये बना एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, इसको अपन आई यूज करेंगे, ठीक है। तो मतलब एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कहां तक डिक्रीज होता है एंगल ऑफ डिविएशन? एक सर्टेन पॉइंट तक डिक्रीज होता। उसके बाद क्या होता? यहां से फिर एंगल ऑफ डिविएशन इंक्रीज होता अलोंग विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस। बात समझ में आई आपको? राइट। तो ये था एंगल ऑफ इंसिडेंस का रूल। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेकंड पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। एंगल ऑफ इंसिडेंस को समझने से पहले हम एक काम करेंगे। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हम समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल पढ़ना था अपने को। उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले काम करेंगे, क्या करेंगे वो कि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि हमारे पास जो पैराबोला अभी आया था, ये वाला डायग्राम अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि हमारे पास क्या था यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे ये जो है ये क्या है? डी मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। सपोज करो कि ये 40 है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है उसको अपन ले लेंगे 45, और एंगल ऑफ एमर्जेंट भी कितना रहता? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ एमर्जेंट। तो एंगल ऑफ एमर्जेंट कितना होता? ये भी 45 रहता, ठीक है। ये चीज समझ गए। अब इसको अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जांपल के जरिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम करेंगे अपन, तो अपने को
एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी है हमारे पास, उसको इस्तेमाल करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसा मालूम करते हैं? एन, फॉर्मूला है साइन ए प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। क्या ये? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी गिवन, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी दे चुका है, जिसमें से ए क्या है? ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, ए मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म, डी मतलब एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ओके, उसके बाद एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए प्रिज्म। ठीक है, तो मैं जो भी यहाँ पे लेटर्स अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं उनको मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट? ओके, एग्जाम्पल के लिए मान लेंगे, अपन एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल के लिए ए की वैल्यू, एंगल ऑफ प्रिज्म मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 60 डिग्रीज। उसके बाद एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन को हम कैपिटल डी से डिनोट कर रहे हैं, और वो कितना है? 30 डिग्रीज। और उसके बाद एन की वैल्यू कितनी है वो अपने को नहीं मालूम है, वो क्वेश्चन मार्क। एन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हैं। अच्छा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम कर रहे हैं तो फॉर्मुला यूज करते हैं अपन। कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं? साइन, कौन सा फॉर्मुला यूज करते हैं? ए प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमको तो मालूम है, ऊपर जो वैल्यूज दे दी है, ए की वैल्यू 60 लेना है की जगह पे, डी की जगह पे 30 लेना है। लेके देखेंगे, एन इज इक्वल टू साइन ए की वैल्यू 60 प्लस डी की वैल्यू 30, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद साइन, और ए की वैल्यू कितनी है? 60 बाई 2। कैंसिल कर लेंगे इसमें जो जो चीजें कैंसिल कर सकते हैं अपन। 2 1 जा 2 30 जा, ठीक है, 30 जा। तो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बचा अपने पास? कैंसिल करने के बाद क्या बचा अपने पास? यहाँ पे लिख ले रहा हूं मैं, साइन 60 प्लस 30 बोले तो 90, 90 डिवाइड बाई 2 बोले तो 45, ये बन गया 45 डिग्रीज। ठीक है, उसके बाद साइन 60 बाई 2 बोले तो क्या बचा? साइन 30 बच गया। ठीक है, साइन 30 बच गया। ओके, अब इनके वैल्यूज लिख लेंगे यहाँ पे, क्या क्या वैल्यूज है इनके। आप इस कंटिन्यूएशन को देखो कि ये जो साइन 45 है डिवाइडेड बाई साइन 30 है, उसको यहाँ पे अपन लिख लेंगे। ठीक है, ओके, तो साइन 45 डिग्रीज बाई साइन 30 डिग्रीज। ठीक है, ओके, यहां से लिख लिया मैं जो अपने पास था। ओके, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई साइन 30 मतलब 1 बाई 2। ठीक है, साइन 45 मतलब 1 बाई रूट 2, साइन 30 मतलब 1 बाई 2। एक काम करता हूं मैं, आप लोग पेन का इस्तेमाल, यहाँ पे पेन का इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि वो, ठीक है, इजीली मेरे को लिखने में आसान हो जाता। सो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एन इज इक्वल टू, पहले ये न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? 1 बाई रूट 2, और इसको भी लिखना है तो क्या करेंगे? तो डिनोमिनेटर में है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, 2 बाई 1 लिख देंगे इसको। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2 हो गया, रूट 2 इंटू 1 इज रूट 2 हो गया। ठीक है, ओके, अब यहां तक तो अपने को 2 रूट 2 आ गया। अब इसको जो n इज इक्वल टू 2 रूट 2 आया, इसको रेशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या लिखे हुआ है? रूट 2 लिखे हुआ है, तो अपन रूट 2 लिखेंगे यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी रूट 2। 2 इंटू रूट 2 क्या होता? 2 रूट 2 होता, और रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता? रूट 2 होल स्क्वायर होता। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, ठीक है, 2 2 गेट कैंसिल, क्या बचा? रूट 2 बचा। ये है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रूट 2 की भी वैल्यू हमारे पास, रूट 2 का मतलब है देयरफॉर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। ठीक है, रूट 2 इज इक्वल टू 1.414। अब यहाँ पे इसका कंटिन्यूशन और भी है, देखेंगे। रिलेशन भी मालूम करेंगे, रिलेशन बिटवीन ए एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ एमर्जेंट। तो अपन उसको ऐसा लिख ले सकते हैं, कैसा कैसे लिख सकते हैं अपन? ए प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई। सपोज करो कि एंगल ऑफ डिविएशन 50 डिग्रीज है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्रीज है, एमर्जेंट 30 डिग्रीज है, ये सब हम ले रहे हैं यहाँ पे, और एंगल ऑफ प्रिज्म हमको नहीं मालूम है, अब मालूम करना है। तो हम ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखे, ए प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई, उसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए प्लस, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं मालूम है, डी की वैल्यू क्या है? 50 है, इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है? 40 है, प्लस पी की वैल्यू क्या है? 30 है। ए प्लस 50 इज इक्वल टू 40 प्लस 30 70। ए इज इक्वल टू, ये 50 को उधर भेज देंगे तो क्या होता? 70 माइनस 50,
सो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी बची 20। सो इस तरीके से हम एंगल ऑफ प्रिज्म मालूम कर लिए, ये हमारा एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। यहाँ पे जहां पर भी मैं डिग्री नहीं लगाया ऐसा, आप डिग्री लगा दो, ठीक है, ओके डन। अब नेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन या रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म एंड R1 एंड R2 के बीच में क्या रिलेशन है वो भी देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एंगल को क्या बोलते हैं अपन R1, रिफ्रैक्टिव एंगल टू R2। अब रिफ्रैक्टिव क्या करने वाले अपन, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव एंगल 1 एंड रिफ्रैक्टिव एंगल 2। एग्जाम्पल ले लेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू 40 है, डी की वैल्यू, डी मतलब स्मॉल डी एक लिख रहे हैं अपन और कैपिटल डी लिख रहे हैं। जो स्मॉल डी है वो है एंगल ऑफ डिविएशन है, और ये जो कैपिटल डी है ये एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को अपन ए से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ए यहाँ पे मालूम करना है। R1 और R2 रिफ्रैक्टिव एंगल्स, इनको भी मालूम कर लेंगे। कैसा करेंगे इसको, सॉल्यूशन अपन लिखेंगे a प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई, ए प्लस डी इज इक्वल टू आई प्लस ई। अब जो भी वैल्यूज है उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, a प्लस डी बोले तो 30 इज इक्वल टू आई बोले तो 40 प्लस ई बोले तो कितना है, ई की वैल्यू, आई की वैल्यू जितनी है उतनी ही ई की वैल्यू रहती ना, क्योंकि आई इज इक्वल टू ई, आई की वैल्यू अगर 40 है ई की वैल्यू भी 40 रहती, तो यहाँ पे 40 लिख लेंगे ऐसा। सो a प्लस 30 इज इक्वल टू, ये हो गया 80, a इज इक्वल टू 80 माइनस 30, a इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बन गया एंगल 50। अब आपको मालूम करना था a इज इक्वल टू R1 प्लस R2, तो क्या होता अपन, ठीक है, अपन R मान लेंगे इसको। सो मैं ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म है उसके रिफ्रैक्टिव जो एंगल है उसको R ले लेंगे, इसको भी R ले लेंगे, तो कितने R हो गए, 2R हो गए। a इज इक्वल टू 2R। मेरे को R मालूम करना है, तो क्या करेंगे अपन, R को इधर भेज देंगे, R इज इक्वल टू a बाई 2, मतलब क्या हुआ यहाँ पे 2 इधर चले गया a के नीचे, तो R इज इक्वल टू a बाई 2 हो गया। अब R इज इक्वल टू a बाई 2 हो गया, तो a की वैल्यू अपने को ऑलरेडी अपन मालूम कर लिया, यहाँ पे 50 है, सो 50 बाई 2 करेंगे, 2 1 जा 2 25 जा, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू 25 डिग्रीज। इस तरीके से आपको R1 और R2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है, ओके। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसपे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल। सपोज करो कि आई की वैल्यू, यहाँ पे आई की वैल्यू 50 डिग्रीज है, एंगल ऑफ एमर्जेंट नहीं मालूम है, एंगल ऑफ डिविएशन भी नहीं मालूम है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल की खास बात क्या है, जो भी आप प्रिज्म लेंगे उस प्रिज्म के अंदर, ये हैलो प्रिज्म है समझो, इसके अंदर सबसे पहले हम अल्कोहल फिल कर देंगे। अब ये जो प्रिज्म हो गया अल्कोहल वाला प्रिज्म हो गया, तो अंदर का जो मटेरियल है अब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया, ठीक है, क्योंकि हम इसके अंदर अल्कोहल कभी ऐड करके भर रहे हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक कर रहे हैं, और अल्कोहल के बाद वाटर, इसी तरीके से डिफरेंट चीजें इसमें फिल कर रहे हैं, क्योंकि ये हैलो प्रिज्म है, और इसमें फिल करने के बाद जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल है वो चेंज होते रहता। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसा, एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात बोला मैं, क्या बात बोला मैं, रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ डिविएशन इज डायरेक्टली, जो सिंबल दिख रहा है आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपन किससे क्या इस्तेमाल करते हैं, एनी इस्तेमाल करते हैं। ये जो सिंबल दिख रहा है रिफ्रैक्टिव, क्या है सिंबल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है ये, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन अगर बढ़ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ जाएगा। एंगल ऑफ डिविएशन अगर डिक्रीज होगा, ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होगा, मतलब डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन अगर बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, अगर एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीज होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिक्रीज होगा, ठीक है, मतलब डी के बढ़ने से एन भी बढ़ेगा, डी के घटने से एन भी घटेगा। तो इस तरीके से, तो इस बात को अपन क्लियरली यहाँ पे मेंशन कर लेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल increases then
एंगल ऑफ deviation d, small d, is also increases. क्यों? यहां पे देखो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो रहा, एंगल ऑफ डिविएशन डी भी इंक्रीज होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज हो रहा तो एंगल ऑफ डिविएशन भी डिक्रीज होता। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल क्या है? डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंगल ऑफ डिविएशन रहता। ठीक है, इस बात को अपन समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट। थर्ड टॉपिक जिसपे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता वो है वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब यहां पे हम बात कर रहे थे वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे कलर की बात कर रहे हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कलर। वेवलेंथ ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू कलर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे होता क्या, अगर मैं एक प्रिज्म लिया, ठीक है, प्रिज्म लिया, और इस प्रिज्म के जरिए जो लाइट मैं यहां से भेज रहा हूं इस तरफ से, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है नॉर्मल, और वो अंदर जाने के बाद फिर ये एमर्जेंट रे, इस तरीके से जो भी हुआ, तो यहाँ पे पहले हम रेड लाइट लेंगे। ठीक है, सॉरी, ये काम करेंगे, वॉयलेट कलर लेंगे। अगर सिर्फ वॉयलेट कलर लेके देखेंगे अपन, वॉयलेट कलर, तो क्या होता? मान लो कि आई की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 50, एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 है। सो यहाँ पे एमर्जेंट एंगल और एंगल ऑफ डिविएशन क्वेश्चन मार्क। उसी तरह मैं रेड अगर लूंगा, रेड कलर, ओनली रेड कलर जो लाइट है वो यहाँ से पास करूंगा, तो क्या सिर्फ रेड कलर ही निकलेंगे यहाँ पे से। अगर मैं वॉयलेट कलर को मैं भेजूंगा प्रिज्म के अंदर, सिर्फ वॉयलेट को अगर भेजूंगा अंदर, अगर व्हाइट कलर भेजेंगे आप, व्हाइट लाइट भेजेंगे, तो 7 कलर्स निकलेंगे यहाँ से। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिज्म के अंदर क्या भेज रहा हूँ? सिर्फ रेड कलर, रेड लाइट अंदर जा रही, और निकल भी कौन सी लाइट निकलेंगी वापस? रेड लाइट। अगर वॉयलेट कलर भेजूंगा अंदर, कौन सी लाइट निकलेंगी? वॉयलेट। तो ये था पहले रेड के लिए, और उसके बाद में अगर वॉयलेट भेजूंगा 50, एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंट क्वेश्चन मार्क, और एंगल ऑफ डिविएशन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा उस चीज को समझेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको कि जो एंगल ऑफ डिविएशन है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। क्या है ये? लैम्डा। लैम्डा मतलब वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन, ये जो वेवलेंथ लिखा मैं यहाँ पे, वेवलेंथ को अपन किस सिंबल से इस्तेमाल, मतलब किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं अपन? इस तरीके से, इस तरीके का सिंबल रहता हुआ, उसको बोलते हैं लैम्डा। LAMDA, लैम्डा। ठीक है, लैम्डा। तो मैं क्या बोला? एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड करता इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। ओके, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो वॉयलेट है, जो वेवलेंथ ऑफ वॉयलेट कलर, वेवलेंथ ऑफ ए वॉयलेट कलर इज लेस, राइट? वेवलेंथ ऑफ ए, ये वेवलेंथ है ना, तो वेवलेंथ ऑफ ए वॉयलेट कलर इज लेस, और एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर, एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉयलेट कलर इज मोर। मतलब वेवलेंथ, वॉयलेट कलर की जो वेवलेंथ है वो कम रहती, और एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉयलेट इज मोर, और एंगल ऑफ डिविएशन क्या रहता वॉयलेट कलर का? मोर रहता। तो ये हम समझ गए इस एक्टिविटी के जरिए। फिर रेड जो है ना, रेड, ये है वेवलेंथ। वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर, और एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड कलर, एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ रेड कलर इज लेस। मतलब वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर का मतलब है ये जो रेड लाइट रहती वो बहुत दूर तक ट्रैवल करती। ठीक है, 3 किलोमीटर जो ट्रैफिक सिग्नल्स रहते ना, वहां पे रेड लाइट का इस्तेमाल करते इसीलिए क्योंकि कुछ भी डेंजरस सिचुएशन है या कुछ खतरा है तो उसको रिप्रेजेंट, उसको इंडिकेट करने के लिए, आगे वालों को इन्फॉर्म करने के लिए हम रेड कलर का इस्तेमाल करने की वजह क्या है? क्योंकि वो बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकती। वेवलेंथ इज मोर, इसलिए लिखा मैं वेवलेंथ इज मोर। जो लाइट सबसे ज्यादा ट्रैवल कर सकती उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? वेवलेंथ उसका बहुत ज्यादा है बोलते हैं। वेवलेंथ ज्यादा है मतलब वो लाइट बहुत ज्यादा ट्रैवल कर सकती, बहुत दूर से भी दिखाई देती। यहाँ पे देखो वॉयलेट का क्या मसला है? वॉयलेट में क्या है? वेवलेंथ लेस है, बहुत दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा, यहाँ पे और एक इसकी ये खूबी है, रेड लाइट की एक खूबी है, लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। क्या है? जो एंगल ऑफ डिविएशन है इज लेस, मतलब जो बेंडिंग ऑफ एंगल है, बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो बहुत कम है। लाइट बहुत कम बेंड होती, रेड लाइट है जो बहुत कम बेंड होके निकलती। ठीक है, जब भी रिफ्रैक्शन हो रहा तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज वेरी लेस। यहाँ पे वॉलेट में
बेंडिंग ऑफ लाइट इज मोर, इसीलिए यहाँ पे इसके एक इसका यहाँ पे इसका एक फायदा है, ड्रॉबैक है, इसका एक बेनिफिट है, तो इसका एक प्रोस है, इसका एक कॉन है। यहाँ पे भी एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है, एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। ओके, तो ये था वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब नेक्स्ट क्या है? फोर्थ पॉइंट है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, सपोज करो हमारे पास 3 एंगल्स है, 3 एंगल्स ले लेंगे अपन, जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट डिफरेंट है। सपोज करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे 50 है, एमर्जेंट एंगल ऑफ एमर्जेंट क्वेश्चन मार्क, और एंगल ऑफ डिविएशन इज क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे मैं जो एंगल्स ले रहा हूँ, यहाँ पे सपोज करो कि ये ए बी सी एक प्रिज्म है, ए बी सी और एक प्रिज्म है, ए बी सी ये तीसरा प्रिज्म है। इन 3 प्रिज्म के अंदर जो एंगल है वो डिफरेंट डिफरेंट है, एंगल ऑफ प्रिज्म डिफरेंट है। यहाँ पे है 40 डिग्रीज, इसमें है 60 डिग्रीज, इसमें है 70 डिग्रीज। ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, तीनों का भी डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म तीनों में भी डिफरेंट डिफरेंट है। अब सपोज करो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंटर कर रही, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे एंटर कर रही है ऐसा, और ये हमारा नॉर्मल है ऐसा। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंटर करेंगे इसमें, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे इस चीज को? देखो आप क्या हो रहा है यहाँ पे, D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A लिख सकते हैं अपन। क्या बोल रहा हूं मैं? D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, मतलब एंगल ऑफ अगर डिविएशन बढ़ रहा, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से, एंगल ऑफ प्रिज्म के बढ़ने से एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ प्रिज्म के डिक्रीज होने से एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ प्रिज्म के डिक्रीज होने से एंगल ऑफ डिविएशन भी डिक्रीज होगा। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं इसको, ये सिंबल यूज करते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। मतलब एंगल बढ़ेगा, एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म अगर बढ़ेगा यहाँ पे, तो एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ेगा, और एंगल ऑफ प्रिज्म डिक्रीज होगा, तो एंगल ऑफ प्रिज्म डिक्रीज होने से एंगल ऑफ डिविएशन भी डिक्रीज होगा। तो ये सारे पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करें, और इसका मकसद था कि एंगल ऑफ डिविएशन इन 4 पॉइंट्स पे डिपेंड करता। कौन सा है वो? 4 बोले अपन, तो 4 पॉइंट्स कौन से थे अब जो डिस्कस करें अपन? एक है, फर्स्ट वन था एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस में क्या गौर करें अपन? एंगल ऑफ डिविएशन एक पॉइंट तक डिविएट, एंगल ऑफ डिविएशन एक पॉइंट तक ड्रॉप होता, डिक्रीज होता। एंगल ऑफ डिविएशन एक पॉइंट तक डिक्रीज होता और एक पॉइंट पे आकर रुक जाता, जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस है। इसके बराबर में आकर रुक जाता एंगल ऑफ इंसिडेंस के। उसके बाद दोनों भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डिविएशन दोनों मिलके फिर बढ़ना शुरू करते, फिर इंक्रीज हो जाते। पहले तो डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, तो क्या बना? पैराबोला। तो वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको डायग्राम के जरिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिखे। तो जो भी आपको डाउट है इन चीजों में, जो भी मैं एक्सप्लेन करा, तो आप इस वीडियो को बार बार प्ले करके देख सकते हैं, तो उसमें आपके डाउट्स मैक्सिमम क्लैरिफाई हो जाते हैं, ठीक है। ओके, सो ये था पार्ट 4। पार्ट 4 को समझना है तो पार्ट 3 देखना पड़ता आपको, और पार्ट 3 को समझना है पार्ट 2, और पार्ट 2 को समझना है तो पार्ट 1 को देखना पड़ता। मतलब सीक्वेंस से अगर समझते हुए आए आप, तो आपके लिए कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता, लेकिन अगर बीच से समझने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो सकती। तो ये इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करिए कि टॉपिक आपको समझ में आया या नहीं आया।